स्वागत है द एमके वाइब्स पर, जहां हर कहानी एक डरावनी सच्चाई बन जाती है। हर गांव की एक कहानी होती है, कुछ भगवान की, कुछ इंसान की और कुछ ऐसी जिन्हें ना लिखा गया ना मिटाया गया। आज द एमके वाइब्स लेकर आया है एक ऐसी कहानी जो मिट्टी में दबाई गई थी, लेकिन अब फिर से सांस ले रही है। साल 1990, देवलिया नाम का गांव, जहां शाम के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था। रात होते ही सब अपने दरवाजे पर तुलसी की माला टांग देते, दीपक जला देते और दरवाजे के पास नमक रख देते। कहते हैं छाँव वाली नमक से नफरत करती थी। ललित शहर से लौटा था, इंजीनियरिंग पढ़ने गया था, पर छुट्टियों में आया तो उसे लगा जैसे यह गांव अब वही नहीं रहा। नीम के पेड़ अब कुछ ज़्यादा झुके हुए लगते थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हैं। और हवेली, वो पुरानी हवेली जो गांव के सिरे पर थी, अब पूरी तरह सुनी नहीं लगती थी। रात के 9:30 बजे का समय था। ललित घर के बरामदे में बैठा था। दादी गोमती तेल का दिया भर रही थी। तेल डालते डालते बोली, ललित, याद है बचपन में हम इस नीम के नीचे नहीं जाते थे? ललित ने मुस्कुराया और कहा, हाँ दादी, आप कहती थी वहाँ चुड़ैल रहती है। दादी की आंखें अचानक फीकी पड़ गई। रहती थी नहीं बेटा, अब भी वही है। हवा का एक झोंका आया, दिए की लौ कांपी और बाहर से किसी के पायल की धीमी आवाज आई। ललित ने सिर उठाया। बरामदे से दूर नीम का साया हिल रहा था, पर हवा बंद हो चुकी थी। रमा, ललित ने आवाज लगाई। बहन भीतर से बोली, क्या हुआ भैया? देखो तो जरा, बाहर कोई खड़ा है क्या? रमा खिड़की पर आई। बाहर कोई नहीं था, बस नीम की डालियां जमीन छू रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर नीचे झुका दी हो। दादी ने धीरे से कहा, बेटा आज हवेली की दिशा में मत देखना। ललित हंसा। क्यों दादी? क्योंकि जो देख लेता है वो फिर दिखना बंद कर देता है। अगले दिन गांव में खबर फैली, रमेश काका की बकरी रात में मर गई। उसके मुंह में मिट्टी भरी हुई थी। लोगों ने कहा, छाँव वाली फिर से घूम रही है। ललित को यह सब अंधविश्वास लगा। उसने गांव की पुरानी हवेली देखने का तय किया। रमा ने रोका, वहाँ कोई नहीं जाता भैया, वो हवेली जली थी। ललित बोला, मैं डरता नहीं हूँ। उस शाम जब सूरज डूबने लगा, ललित नीम के पेड़ से होकर हवेली की तरफ गया। हवा थम चुकी थी, पत्तियां स्थिर थी। हवेली के गेट पर एक टूटी हुई तख्ती टंगी थी, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, वो यहाँ जलती थी। हवेली अंदर से ठंडी थी, पर वहाँ हवा नहीं थी। कोने में धूल नहीं, बस राख बिखरी थी, जैसे किसी ने हाल ही में आग बुझाई हो। ललित ने टॉर्च जलाई और सामने दीवार पर कुछ उभरा हुआ था। हाथों के निशान, चलने के निशान। एक कोने में टूटी हुई चूड़ियाँ पड़ी थी, जिन पर सूखा हुआ खून चिपका था। हवा में अचानक किसी की सांसों की आवाज़ आई। ललित। आवाज़ बेहद धीमी थी, पर साफ थी। वो पलटा, कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी कांपी और अब दीवार पर एक परछाई थी, जो उसकी नहीं थी। वो भागकर घर लौटा। दादी ने पूछा, गया था ना तू हवेली में? ललित कांपते हुए बोला, वहाँ कोई है दादी। दादी ने आंखें मूंद ली, बोली, अब तू उसे जगा चुका है, अब वो तुझे नहीं छोड़ेगी। रमा ने कहा, कौन दादी? दादी बोली, जिसे इस गांव ने जला दिया था, वो अब गांव को जलाएगी। रात बीत गई, पर ललित सो नहीं सका। सपनों में वही दीवारें थी, जलते हुए हाथ और एक औरत जो पुकार रही थी, मुझे क्यों जलाया? ललित ने कहा, दादी बताओ ना, वो छाँव वाली कौन थी? दादी ने बिना ऊपर देखे कहा, जिसे तूने जगा दिया है, अब वही तुझसे पूछेगी तू कौन है। ललित ने जिद की, मैं जानना चाहता हूँ। दादी ने लोटा नीचे रखा और पहली बार उसके आंख में झांका। बेटा, वो सिर्फ औरत नहीं थी, वो उस वक्त की सबसे बड़ी भूल थी। साल 1930, देवलिया गांव का वही नीम का पेड़ तब भी वहीं था। उसके नीचे बैठती थी सुधा, गोरी, बड़ी आंखों वाली औरत।
जो जंगल की जड़ी बूटियां जानती थी। लोग उसे ओझा की लड़की कहते थे उसके पास इलाज था, मगर किसी को यकीन नहीं था कि वो देवताओं से मांगती है या किसी और से। एक दिन पंडित कैलाश की पत्नी की तबीयत खराब हुई। गांव के सारे वैद्य असफल हो गए तो किसी ने सुधा को बुलाया। सुधा ने कहा, उस पर रोग नहीं, परछाई है। वो बोली, रात को नीम के नीचे दीपक जलाना और ये मंत्र बोलना। गांव वालों ने किया भी और अगले दिन पंडित की पत्नी उठ बैठी। सबको लगा चमत्कार हुआ, लेकिन फिर उसी रात गांव के कुएं में खून मिला और किसी ने देखा सुधा नीम के नीचे दीपक जला रही थी, अकेली अंधेरे में। अगले दिन पूरा गांव उसके घर जा पहुंचा। पंडित कैलाश ने कहा, यह औरत देवी नहीं चुड़ैल है, यह हमारी औरतों की परछाई खा रही है। लोग डर गए और डर इंसान को जानवर बना देता है। उसी रात सुधा को खींचकर नीम के नीचे लाया गया। उसके गले में चूड़ियां तोड़ दी गई, मांग मिटा दी गई। वो चीखी, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया। लेकिन किसी ने नहीं सुना। लपटें उठी, सुधा जलती रही और उसकी आंखें नीम की ओर टिकी रही। आखिरी सांस में उसने कहा, तुम सबको छांव दूंगी, सदा के लिए। दादी की आवाज़ कांपने लगी। उसके बाद जब भी किसी ने नीम काटने की कोशिश की, हाथ जल गए, और जब भी किसी ने हवेली में दिया जलाया, वो खुद बुझा। ललित स्तब्ध बैठा था। उसने धीमे से कहा, दादी, अगर वो सच में मरी नहीं तो अब क्या चाहती है? दादी ने कांपते सांस में कहा, वो नाम चाहती है जो हमने उससे छीना था। वो चाहती है कोई उसे फिर से सुधा कहे, ना कि चुड़ैल। उसी रात रमा खिड़की के पास खड़ी थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसका चेहरा पसीने से भीगा था। नीम की डालियां खिड़की से टकरा रही थी और पत्ते के बीच कोई फुसफुसा रहा था, रमा, मैं तुम्हारे जैसी थी। रमा डर से पीछे हटी, लेकिन तभी उसका ध्यान खिड़की के पास रखे छोटे से दर्पण पर गया। दर्पण में एक चेहरा झलक रहा था, राख से ढका, आंखें बिना पलक की और होठों पर जलने के निशान। रमा ने चीख मार दी। ललित भागकर कमरे से पहुंचा। रमा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। दीवार पर कुछ लिखा था, सुधा लौट आई है। अगले दिन गांव के सभी दीपक अपने आप बुझ गए। बच्चे बीमार पड़ने लगे। पंडित कैलाश के पोते ने बताया कि उसने रात में किसी औरत को देखा, नीम के नीचे जलता हुआ दीपक लिए हुए। ललित अब डरा नहीं, गुस्से में था। अगर वो सच में है तो मैं उसका अंत करूंगा, उसने कहा। वो अकेले हवेली की ओर बढ़ा। इस बार उसने टॉर्च नहीं ली, बस माचिस की डिब्बी और एक दिया। हवेली के अंदर फिर वही ठंडक, वही राख, लेकिन इस बार दीवारों से फुसफुसाहट आ रही थी। ललित, आग से खेलना मत। वो बीच के कमरे तक पहुंचा। वहां राख के बीच एक पुरानी किताब रखी थी। कवर की जली हुई लकीरों में लिखा था, सुधा 1930। वो किताब उठाते ही कमरे की दीवारें कांपने लगी। मिट्टी से धुआं उठा और उसी में से कोई खड़ा हुआ। वही जलती आंखें, वही राख से ढका चेहरा। वो बोली, तूने मुझे जगाया, अब तू ही मुझे मुक्त करेगा। ललित पीछे हटा। कौन है तू? वो मुस्कुराई। जिसे तुम सबने जलाया था, अब तेरे गांव की बारी है। रमा 3 दिन से बेहोश थी। कभी उसका शरीर ठंडा पड़ जाता, कभी आग की तरह जलने लगता। गांव के वैद्य डर गए, कोई पास नहीं आया। दादी ने बस एक बात कही, वो रमा को अपने जैसा बनाना चाहती है। ललित अब डर नहीं रहा था, बस टूटा हुआ था। हवेली की किताब उसके पास थी, जली हुई, लेकिन बीच के पन्ने अब साफ दिखाई दे रहे थे। पहले पन्ने पर लिखा था, जब कोई मुझे समझेगा तब मैं मुक्त हो जाऊंगी। उसने पन्ने पलटे और हर पन्ने पर किसी का नाम था और उसके पास लिखा था, जलाया गया। अंतिम पन्ने पर खाली जगह थी, जहां बस लिखा था, अगला नाम कौन? ललित के हाथ कांप गए। उसे लगा दीवार हिल रही है। फिर उसे याद आया, दादी ने कहा था, अगर वो लौटे तो नीम के नीचे दीपक जलाना।
और उसका नाम लेना बिना डर के। रात का वक्त था। गांव में सबने अपने दरवाजे बांध लिए थे, पर हवा अजीब चल रही थी, जैसे पूरे गांव की सांसें एक साथ खींच रही हो। ललित दीपक लेकर हवेली पहुंचा। नीम के नीचे खड़ा हुआ, वही जगह जहां सुधा को जलाया गया था। मिट्टी अब भी काली थी, जैसे आग अभी बुझी ही हो। वो बोला, सुधा, अगर तू सच में यहाँ है तो सामने आ। हवा अचानक थम गई, फिर नीम के पत्ते कांपे और राख हवा में उड़ने लगी। उस रात से एक आकृति बनी, औरत की, जलते हुए निशानों के साथ। वो बोली, तू मुझसे डरता नहीं? ललित ने कहा, डर अब नहीं बचा, बताओ तुझे चाहिए क्या? सुधा की आवाज़ कांपी, मुझे याद किया जाए, जिसे जलाया गया उसका नाम मिटाया नहीं जाना चाहिए। ललित ने दिए की लौ ऊंची की, मैं तेरा नाम लूँगा, लेकिन तू मेरे गांव को छोड़ दे। वो मुस्कुराई, नाम लेकर मत बच। जब नाम जले थे तब गांव ने कुछ नहीं कहा, अब सजा सबको मिलेगी। हवेली की दीवारें फटने लगी, राख का गुब्बारा नीम के ऊपर उठा और गांव की हर दिशा में फैल गया। लोगों के घरों के दीपक एक एक करके बुझने लगे और फिर हर घर में एक जैसी आवाज़ गूंजी, मुझे क्यों जलाया? ललित भागा रमा को बचाने के लिए। घर पहुंचा तो देखा रमा खिड़की के पास खड़ी है। उसके चारों ओर हवा घूम रही थी, बाल उड़ रहे थे और उसके होंठ कुछ बोल रहे थे, मैं सुधा हूँ। उसने पीछे मुड़कर देखा, आंखें अब उसकी नहीं थी, वो राख जैसी खाली थी। ललित चिल्लाया, रमा। वो मुस्कुराई, अब मैं अकेली नहीं हूँ भैया, मैं सबको छांव दूंगी। और फिर उसकी देह राख बन गई। ललित टूट चुका था। उसने किताब खोली और उसमें एक जगह लिख दिया, सुधा अब मुक्त। जैसे ही उसने ये लिखा, हवा में अजीब सन्नाटा फैल गया। नीम के पत्ते शांत हो गए, हवेली की दीवारें गिरने लगी और राख के बीच सुधा की आवाज़ आई, शांति मुझे नहीं, तुम्हें चाहिए थी। आग की लपटें उठी, हवेली धधक उठी। ललित उसमें समा गया। गांव के लोगों ने दूर से देखा, नीम के बीच बस राख बची थी और एक पुराना दिया जो अब भी जल रहा था। साल 2020। एक यूट्यूबर गांव के खंडहर में वीडियो बना रहा था। कह रहा था, दोस्तों यह वही हवेली है जहां एक चुड़ैल को जिंदा जलाया गया था। हवा चली, कैमरे का माइक खुद ब खुद रिकॉर्ड करने लगा। एक धीमी आवाज़ आई, मुझे चुड़ैल मत कहो। फ्रेम हिला और रिकॉर्डिंग बंद। वीडियो अपलोड हुआ और चैनल का नाम था द MK वाइब्स। कुछ कहानियाँ खत्म नहीं होती, बस चैनल बदल देती है। द MK वाइब्स, जहाँ हर कहानी कुछ कहती है।